बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो है राजस्थानी भाषा, साहित्य और क्षेत्रीय बोलियां। इस खास बिंदु के बारे में हमारी चर्चा चल रही है और इस खास बिंदु में कल जैसा कि हमने इस टॉपिक का एक परिचय पढ़ा था, यानी कि कल हमने इस टॉपिक को पढ़ना शुरू किया था जिसमें राजस्थानी जो भाषा है, इस राजस्थानी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा की। जैसे राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते हैं, इसकी लिपि कौन सी है। उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि शब्दकोश किसने तैयार किया, प्रथम व्याकरण तैयार करने वाले कौन थे। उसके अलावा पहली कहानी कौन सी थी, पहली मूवी कौन सी आई थी, या पहला नाटक कौन सा था, पहला उपन्यास कौन सा था। क्योंकि ये सारी की सारी जो बातें हैं ये एग्जाम के लिए बहुत खास होती है और एग्जामिनर जो है वो आपको यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार से हमने काफ़ी सारी बिंदुओं के बारे में चर्चा की। फिर आखिरी में वर्गीकरण भी किया, जहाँ पर जॉर्ज इब्राहिम गिरियर्सन द्वारा सर्वप्रथम जो है वो वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया था। 5 भागों में हमने पढ़ा। हमने एलपी टेस्टिटोरी का भी पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए फिर जहाँ तक हमने लिखा है उसके जस्ट आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। करें शुरू। जहां तक लिखा है उसके जस्ट आगे लिखिएगा। अगला बिंदु आप हेडिंग लगा लीजिए, राजस्थानी साहित्य की शैलियां। राजस्थानी जो साहित्य है, इस राजस्थानी साहित्य की जो शैलियां हैं वो कौन कौन सी है, यानी राजस्थानी साहित्य लिखने की शैलियां जो है वो कौन कौन सी है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। ठीक है, जैसे एक तो आप पढ़ते होंगे, डिंगल नाम सुना होगा, डिंगल, डिंगल शैली। एक आपने नाम सुन रखा होगा पिंगल शैली, डिंगल शैली और पिंगल शैली। यानी पश्चिमी राजस्थान के अंदर जितने भी आपको साहित्य देखने को मिलेंगे वो डिंगल शैली के अंदर, और पूर्वी की यदि हम बात करेंगे तो वो है पिंगल शैली। डिंगल शैली पर जो है वो मारवाड़ी का प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान है, मारवाड़ी का प्रभाव। और उधर जो है पूर्वी, तो आप कहेंगे सर ब्रज का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? ब्रज प्रभाव है। डिंगल शैली जो है याद रखिएगा भाट जाति की है, भाटों द्वारा प्रयुक्त होती है ये। और पिंगल जाति जो है वो चारणों द्वारा प्रयुक्त होती है, चारणों द्वारा। तो एक बार तो ये थोड़ी थोड़ी बातें लिख लीजिएगा, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें हैं ये। कई बार क्या होता है एग्जाम में इस प्रकार से पूछ भी लेता है, हालांकि जहां से विशेष प्रकार से क्वेश्चन बनेगा उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार आप ये लिखिए। ठीक है, दिख तो रहा है ना, बड़ा लिखे। इसमें भी थोड़ा सा इधर थोड़ा कंफ्यूजन है ना, इधर लिखिएगा। डिंगल शैली चारणों की है, चारणों द्वारा प्रयुक्त होती है। और पिंगल जो है वो भाटों की है भाई, भाट जाति, भाटों द्वारा। ठीक है, ये डिंगल है वो पिंगल है, तो ये चारण जाति द्वारा है और ये भाटों द्वारा है। लिखिए और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए वैसे ज्यादातर यहां से तो कोई क्वेश्चन बनने की संभावना है नहीं। ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है तो वह है राजस्थानी साहित्य लिखने की विशिष्ट शैलियां हैं। थ्योरेटिकल बिंदु रहेंगे आज काफी सारे, जहां पर आपको कुछ नाम जाने पहचाने से लगेंगे, लेकिन उनकी व्याख्या हमें पढ़नी है। यहां पर तो कोई बड़ी बात है नहीं, आपने लिख लिया होगा। अब आप लिखिएगा अगला बिंदु लिखिए, जैसे राजस्थानी साहित्य की विशिष्ट शैलियां। विशिष्ट शैलियां, राजस्थानी साहित्य की विशिष्ट शैलियां लिखिएगा। और राजस्थानी साहित्य की जो विशिष्ट शैलियां हैं उसमें नंबर 1 हम लिखने जा रहे हैं। लिखिएगा, मैं जैसे ही शब्द लिखूंगा आप शब्द को पहचान लेंगे कि हाँ सर ऐसा शब्द हमने सुना है। राजस्थानी साहित्य की जो विशिष्ट शैलियां हैं उसमें नंबर 1 मैंने लिखा है रासो। आपने कई बार काफी सारे रासो देखे होंगे या पढ़े होंगे कि जैसे पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, हमीर रासो, संगत रासो, खुमान रासो, सती रासो। तो ये रासो क्या होता है?
रासो से तात्पर्य होता है कि, दिख तो रहा है ना आपको, इसका तात्पर्य होता है कि वह काव्य रचना, वह काव्य रचना जिसमें जिसमें वह काव्य रचना जिसमें किसी राजा के युद्धों, उनके द्वारा प्राप्त की गई विजय और उनको प्राप्त कीर्ति का उल्लेख हो, उस काव्य रचना को क्या कहा गया है? रासो। और आजकल आप देखते हैं क्वेश्चन पूछने के तरीके इसी प्रकार से हैं। वो पूछ लेता है कि वे काव्य रचना जिसमें किसी राजा के युद्ध, विजय और कीर्ति का उल्लेख है, निम्न में से साहित्य लिखने की वो कौन सी शैली है? रासो। जैसे आपने बहुत सारे रासो पढ़े हैं, जैसे आपके सामने लिख रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पर पृथ्वीराज रासो, जिसके अंदर आप पढ़ते हैं कि पृथ्वीराज की युद्ध, उनकी वीर, उनकी कीर्ति का उल्लेख दे रखा है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो जिसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा वो है आपके चंद्रबरदाई। कौन है? चंद्रबरदाई। जैसे बिसल देव रासो, बिसल देव रासो के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा नरपति नाले। जैसे आपके सामने हैं हमीर रासो, और हमीर रासो दो रचनाएं हैं, एक तो शारंगधर की है और एक जोधराज की। एक आप नाम सुनते हैं संगत रासो, जो रचना है गिरधराशिया की। एक है आपकी खुमान रासो, दलपत विजय। एक आप लिखिएगा सती रासो। तो ये काफी सारी रासो मैंने आपको लिखा दी है। सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण। तो रासो का मतलब हो गया वह काव्य रचना जिसमें किसी राजा के युद्ध, उनके द्वारा प्राप्त विजय और उनको मिली जो कीर्ति है उसका उल्लेख है। ठीक है, लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिख नहीं रहा है क्या? ये नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लो, अब दिख गया, लिखिए बस। उतारिएगा, ये बात थी किसकी? रासो को लेकर, उतारी। चलिए फिर आगे लिख लिया तो आइए चर्चा करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण शैली के बारे में। रासो कंप्लीट हो चुका है। नंबर दो है आपके सामने, और वो है, लिखिएगा ख्यात। कौन सा शब्द है? शब्द है आपके सामने ख्यात। एक तो आप पढ़ते हैं ख्याल, ख्याल अलग होता है ना, वो तो हम पढ़ेंगे लोकनाट्य में। यह है ख्यात। ख्यात से तात्पर्य होता है वह काव्य रचना जिसमें किसी राजा के विशेष कार्यों का उल्लेख हो, जैसे राजा के मान, सम्मान और उनकी सफलताओं का वर्णन हो, उसे आप क्या बोलते हैं? ख्यात। याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए वह काव्य रचना जिसमें, वह काव्य रचना जिसमें किसी राजा के विशेष कार्यों का उल्लेख हो, जैसे मान, सम्मान, वे सफलताओं का वर्णन, उसे आप क्या कहते हैं? ख्यात। जैसे नैन श्री ख्यात। याद रखिएगा, मुणोत नैन श्री की रचना है। जैसे दयालदास श्री ख्यात, दयालदास द्वारा रचित है। इसमें बीकानेर के शासकों के बारे में उल्लेख है।
बीकानेर शासकों का उल्लेख। फिर उसके बाद में है मुंडियार रिख्यात। मुंडियार रिख्यात, इस मुंडियार रिख्यात के जो लेखक हैं वो अज्ञात है। किसने लिखा है कोई जानकारी नहीं है आज तक, लेकिन याद रखें इसमें मारवाड़ के शासकों का उल्लेख है। मारवाड़ शासकों का उल्लेख। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख लीजिए कि ये प्रमुख रूप से क्या है, याद रखिएगा ख्यात है। उतारिएगा ख्यात। लिख लिया, आगे चलें अब। चलिए लिखिए नंबर 3 आगे, और वो है आपके सामने, आपने नाम सुना होगा प्रकाश। अब कई बार ऐसे भी आ जाता है लिखा हुआ और कई बार ऐसे भी आ जाता है, ठीक है। इससे क्या तात्पर्य होता है, इसका तात्पर्य होता है कि वह काव्य रचना जिसमें प्रकाश, ऐसे भी या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। वह काव्य रचना जिसमें किसी किसी व्यक्ति विशेष, यहां पर ध्यान दीजिए, प्रकाश के बारे में लिख रहे हैं कि वह काव्य रचना जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के राजवंश की उपलब्धियां, कोई व्यक्ति विशेष है या कोई राजा है उसके राजवंश की उपलब्धियां तथा तथा व्यक्ति विशेष की घटना पर तथा व्यक्ति विशेष की घटनाओं पर आधारित वर्णन प्रकाश कहलाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा पाबू प्रकाश, और जैसे मैंने पाबू प्रकाश लिखा आपके जहन में आ गया अक्सर पाबू जी से संबंधित है, तो व्यक्ति विशेष। हालांकि इसके लेखक जो हैं वो है आशा मोर जी। बाबू प्रकाश जिसके लेखक कौन है, आशा मोर जी, ठीक है। एक है राज प्रकाश जिसके लेखक है किशोरदास, राज प्रकाश किशोरदास। उतारिए, यह है आपकी क्या, प्रकाश। चलिए आगे चलें। अब आप नंबर 4 लिखिएगा, वो है आपके वचनिका। वचनिका ये एक तुकांत काव्य है। कौन सा काव्य है, तुकांत काव्य। तुकांत काव्य का मतलब होता है तुकबंदी हो जिसमें, तुकबंदी यानी कि संस्कृत भाषा में गद्य और पद्य रचना क्या कहलाती है, वचनिका। जैसे आपने नाम सुन रखा होगा अचलदास खिंचीरी वचनिका। अचलदास खिंचीरी वचनिका। और अचलदास खिंचीरी जो वचनिका है इसके जो लेखक हैं उनका नाम है शिवदास गानन। जैसे आपने नाम सुन रखा होगा राठौड़ महेश दासोत्री वचनिका। महेश दासोत्री वचनिका जिसके लेखक हैं जग्गा खिड़िया। लिखिएगा, यह होती है आपकी क्या, वचनिका। लिख लिया वचनिका। फिर लिखिएगा नंबर 5 मर्शिया। मर्शिया से तात्पर्य है, लिखिएगा, वह काव्य रचना जिसमें किसी वह काव्य रचना जिसमें किसी व्यक्ति विशेष
व्यक्ति की मृत्यु पर शोक व्यक्त करना। वे काव्य रचना जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु पर शोक व्यक्त करना क्या कहलाता है? मर्ष्य। जैसे बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी ये कि राणे जगपत्रा मर्ष्या किससे संबंधित है? राणे जगपत्रा जो मर्ष्या है वो मेवाड़ की, यानी कि बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था 22 के एग्जामों के अंदर, ठीक है। और ये मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह से संबंधित है। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह, इनके जो हैं वो है राणे जगपत्रा मर्ष्या। उत्तर राणे जगपत्रा मर्ष्या मतलब मेवाड़ के जो महाराणा है जगत सिंह, उनकी जब मृत्यु हुई तो उनसे संबंधित क्या लिखे गए थे? मर्ष्या। और मर्ष्या का मतलब होता है वह काव्य रचना जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु शोक पर व्यक्त करना, मतलब किसी व्यक्ति की मृत्यु पर जो शोक व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मर्ष्या। और मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह से संबंधित एक रचना हुई थी मर्ष्या। ठीक है, आगे अगला शब्द है नंबर 6, वो है पर्ची। पर्ची, और पर्ची से तात्पर्य है वह काव्य रचना जिसमें राजस्थानी, अच्छा वैसे राजस्थानी साहित्य की तो बात, वह काव्य रचना जिसमें संतों का जीवन वृत्तांत पदबंध रचना हो। पर्ची से तात्पर्य है कि ऐसी काव्य रचना जिसमें जो संत हैं उनका पूरा जीवन वृत्तांत पदबंध किया गया हो, ऐसी रचना को आप क्या कहते हैं? पर्ची। जैसे संत रैदास की पर्ची। संत रैदास तो नाम आपने सुना ही होगा, मीराबाई के गुरु थे। इनकी छतरी बनी हुई है हमारे राजस्थान में, कहां पर? याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़ में। जैसे संत कबीर की पर्ची, और हमारे राजस्थान में कबीर का शोध अध्ययन केंद्र बन रहा है, कबीर शोध अध्ययन केंद्र, कहां पर? कोटा में, ध्यान रखिएगा। तो ये दो बड़े खास महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो लिखिएगा पर्ची। पर्ची क्या होता है लिखिए। चलिए आगे नंबर 7 लिख लीजिए, वेली। वेली, इसमें लिखिए वह काव्य रचना जिसमें प्राय धार्मिक वे ऐतिहासिकता का वर्णन हो तथा किसी व्यक्ति की महान उपलब्धि महान उपलब्धियां, उसे आप क्या कहते हैं? वेली। जैसे आपने नाम सुन रखा होगा वेली किशन रुक्मणीरी। और ये जो वेली किशन रुक्मणीरी है, इसके जो लेखक हैं वो है पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर वाले हैं। कन्हैयालाल सेठिया जी की एक रचना ना, पाथल और पिथल, ये पिथल है, ठीक है, लिखिएगा। लिखिएगा वेली किशन रुक्मणीरी। तो ये आपके सामने राजस्थानी जो साहित्य लिखने की कला है उसमें देखिए वेली है, उसमें पर्ची हमने लिखा है, उसके अंदर मर्ष्या लिखा है, वचनिका लिखा है, प्रकाश लिखा है, ख्यात है, रासो है। तो हमने ये 7 जो
साहित्य लिखने की शैलियाँ हैं उसके बारे में चर्चा की। अभी और भी है, इतनी और भी है अभी, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन उतारिए एक बार इसको, धार्मिक और ऐतिहासिकता का वर्णन जिसमें प्राय होता है, विली है वो। ठीक है, तो उतार लीजिएगा। बाकी जो चर्चा है वो हम करेंगे हमारे अगले सेशन में। उतारिए इनको।